हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था स्वर ज्ञान का और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राग परिचय। तो राग किसको कहते हैं इसे हम पहले समझते हैं। स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छा लगे उसे राग कहते हैं। यानी कि स्वरों का एक ऐसा व्यवस्थित यानी कि एक क्रम में क्रमानुसार समूह जिनका जब प्रयोग किया जाता है तो वो हमारे कानों को अच्छा लगता है, यानी कि वो रंजक प्रदान करता है, उसी को राग कहते हैं। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। संगीत रत्नाकर जो बुक है उसमें राग की परिभाषा दी हुई है, उसको देखते हैं। स्वर और वर्णों से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन का रंजन करे वो राग कहलाता है। यानी कि जो हमारे मन को आनंद प्रदान करता है वो ध्वनि यानी कि स्वर और वर्णों का समूह, उसी को राग कहते हैं। राग की उत्पत्ति देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। राग शब्द की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत धातु रज है, उससे उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। रज का अर्थ होता है रंगना या रंजकता प्रदान करना, यानी कि आनंद प्रदान करना। व्युत्पत्ति के आधार पर इसे रज्यति इति रागा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। वह जो रंजकता प्रदान करे वह राग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मूलतः सुरीला है तथा राग उसका जो है केंद्र बिंदु है। राग एवं ताल की अवधारणाएं संगीत की प्रमुख अवयवों क्रमशः स्वर एवं लय को अभिव्यक्त करती हैं। यानी कि जो राग एवं ताल है, राग स्वर को अभिव्यक्त करती है और जो ताल है वो लय को अभिव्यक्त करती है। ताल वह धरातल है जिस पर किसी बंदिश की स्थापना होती है, तो जो राग है उस बंदिश की स्वर युक्त व्याख्या एवं विस्तार का आंतरिक मर्म है। आगे देखते हैं। राग के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है यानी कि श्रोता का मनोरंजन करना। यानी कि राग का जो मुख्य काम है, जो उसको सुन रहा है उसको मनोरंजन करना, यानी कि उसको आनंद प्रदान करना। अपने वास्तविक अर्थ में यानी कि जो राग का वास्तविक अर्थ है उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मतंग की एक ग्रंथ है उनके द्वारा रची हुई बृहदेसी। वहाँ से प्राप्त होता है राग का वास्तविक अर्थ, और इसकी जो रचना हुई थी ये लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। राग में किसी स्वर का दोनों रूप एक साथ नहीं आना चाहिए। यानी कि किसी भी राग में जो उसके दो रूप हमने देखे थे कल की वीडियो में, शुद्ध और विकृत स्वर, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। उदाहरण में जैसे जो कोमल रे है और जो शुद्ध रे है, किसी राग में एक साथ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो राग होता है 5, 6 अथवा 7 स्वरों वाला होता है, राग गाया जाता है। आगे देखते हैं। राग में कुछ बात या नियम का होना आवश्यक है। वो कौन कौन से नियम है देखते हैं। रागों की उत्पत्ति ठाठों से होती है। अभी हम आगे देखेंगे ठाठ क्या होता है। राग में षडज यानी कि जो सा है वो वर्जित नहीं होता है, क्योंकि जो सा है वो सप्तक का आधार स्वर होता है। राग के अंतर्गत मध्यम तथा पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। राग के अंतर्गत आरोही तथा अवरोही स्वरों का सुनिश्चित समुच्चय होना चाहिए। राग में वादी, समवादी तथा अनुवादी स्वर होने चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होने ही चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर।
हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति में रागों के लिए दिन के भिन्न प्रहर तथा भिन्न ऋतुएं निर्धारित हैं। अभी आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे आरोही, आरोही स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी, ये सब क्या होते हैं, सप्तक क्या होता है, ठाठ क्या होती है, म्यूजिक जो सब्जेक्ट है इसमें वर्ण क्या होते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में वो राग परिचय है, उसमें ठाठ, राग ये सब नहीं है, लेकिन राग तो है ठाठ और ये आरोही स्वर ये सब नहीं है, लेकिन इसको हम देखते हुए चलेंगे तभी हमें राग वाला जो चैप्टर है ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, पहले देखते हैं हम वर्ण क्या होते हैं। तो ये जो हम व्याकरण में वर्ण पढ़ते हैं उससे ये अलग है म्यूजिक का वर्ड। तो देखते हैं म्यूजिक में किसे कहते हैं। तो जो स्वर के विभिन्न चाल होते हैं, यानी कि हम जो स्वर हैं उसका हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं, तो उन्हीं की चाल को ही वर्ण कहते हैं। तो इसके अनुसार स्वरों की चलन जो होती है वो 4 प्रकार की हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि जो राग वाला चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ सके। अस्थाई वर्ण, जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है किसी भी राग में तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं, जैसे रे 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 या म म म म। जितनी बार उच्चारण करेंगे तो जो स्वर जितनी बार उच्चारण हुआ उसको अस्थाई वर्ण कहेंगे। आरोही वर्ण, आरोही आपको पता होगा इस शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम यानी कि हम चढ़ रहे हैं, तो जो चढ़ते हुए क्रम को ही आरोही वर्ण कहते हैं, जैसे सा रे ग म प द नी। तो इसको आरोही वर्ण बोलते हैं। आरोही यानी कि घटती, यानी कि पीछे आ रहे हैं, यानी कि उतरते हुए क्रम में, तो उसको अवरोही बोलते हैं, जैसे नी ध प म ग रे सा। संचारी वर्ण, जो उपर्युक्त तीनों वर्ण हैं उनके मिश्रित रूप को ही संचारी वर्ण कहते हैं, जैसे कि इसमें जो स्वर होता है वो कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे उतर रहा है, या कभी वो बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि तीनों का मिश्रण है, तो इसको संचारी वर्ण कहते हैं। सप्तक देख लेते हैं क्या होता है। सप्तक जो 7 शुद्ध स्वर हैं और जो 5 विकृत स्वर हैं, इसके समूह को ही सप्तक कहते हैं, यानी कि जो टोटल 12 हमारे स्वर हैं वो सप्तक कहलाते हैं। थाट या ठाठ क्या होता है, इसको हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। थाट जो हमारे पहले की बुक हैं, जो मेन ग्रंथ हैं, जैसे जो राग परिचय है हरिवंश श्रीवास्तव जी की, उसमें थाट लिखा है, और जो इग्नू की बुक है उसमें ठाठ लिखा है, तो दोनों ही सही है। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को थाट कहते हैं, यानी कि जो सप्तक है, सप्तक में तो टोटल 12 आ जाएंगे, लेकिन उस 12 में से जो सिर्फ मुख्य जो 7 हैं, यानी कि जो शुद्ध स्वर हैं 7, उन्हीं का जब क्रमानुसार उनको लिखा जाता है तो उसी पूरे समूह को थाट कहते हैं या ठाट कहते हैं। और थाट से ही राग उत्पन्न होते हैं, यानी कोई भी राग किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं वहाँ आपको थाट को मेल मतलब कहा गया है, पहले इसका प्रयोग होता था, अब थाट कहा जाता है। थाट सदैव संपूर्ण होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग किए जाने चाहिए, यानी कि जो थाट है उसमें टोटल जो 7 स्वर आने ही चाहिए, जबकि जो राग है उसमें 5 भी आ सकता है, 6 भी या 7 भी आ सकता है। जो थाटों की संख्या है टोटल वो 10 बताई गई है। कौन कौन से हैं नाम देख लेते हैं एक बार। इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि ये हमारे सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर अपना एक नज़र डाल लीजिएगा। जैसे बिलावट थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी थाट। अब देखते हैं जाति क्या होती है। इससे राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। जाति यानी कि जो भी राग है उस राग में कितने स्वर प्रयोग किए गए हैं, उसकी संख्या का, स्वरों की संख्या का बोध होता है। तो उसके आधार पर संख्या की दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो राग को 3 प्रकार बनाए गए हैं। मुख्य जो है 3 हैं, वो कौन कौन से देखते हैं। एक है औडव, दूसरा है षाडव और थर्ड है संपूर्ण। औडव में 5 स्वर वाले रागों की जाति होती है, षाडव में 6 स्वर और संपूर्ण यानी कि पूरे 7 स्वर। यानी कि ये 3 तो हो गए, लेकिन जो मुख्य जातियां हैं ये आपस में विनिमय करके और संयोजन के पश्चात ये अन्य 6 जातियों को जन्म देती हैं। ऐसे तो ये इनकी जातियां 9 भी बताई गई हैं, लेकिन जो मुख्य उपजातियां हैं इनकी वो 6 के बारे में हम देखते हैं। संपूर्ण षाडव, संपूर्ण यानी कि संपूर्ण में हमने अभी देखा उसमें 7 स्वर होंगे और षाडव में 6 होंगे, तो इसको याद करना आसान है। तो संपूर्ण 7 और षाडव में 6 होंगे, यानी कि जिस राग के आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वर होते हैं वो संपूर्ण षाडव का स्वर राग कहलाता है। दूसरा है संपूर्ण औडव, संपूर्ण यानी कि यहाँ अब 7 हो गए और औडव यानी कि 5 स्वर। षाडव संपूर्ण में अब यहाँ पे आरोह में 6 तथा अवरोह में 7 स्वर आएंगे। षाडव औडव में आरोह में 6 तथा अवरोह में 5 स्वर। फिर औडव और संपूर्ण में, औडव में 5 और संपूर्ण में 7 स्वर। औडव और षाडव में अब आ जाएगा आरोह में 5 और अवरोह में 5 स्वर। तो ये हो गई जातियाँ। अब देखते हैं आगे, आया था अभी वादी संवादी, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। एक मिनट यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। अवरोह में 5 नहीं आएगा, यहाँ षाडव है ना, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ 6 स्वर आएंगे अवरोह में। अब देखते हैं आगे वादी। राग का ये सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, इसीलिए इसको राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है। यानी कि राग को राज्य माना गया है और वादी को राजा कहा गया है, क्योंकि अन्य स्वरों की तुलना में जो वादी स्वर है इसका प्रयोग अधिक बार तथा इस स्वर पर अधिक समय तक रुका जाता है, तो इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण स्वर माना जाता है किसी भी राग में। सेकंड है संवादी। संवादी में क्या होता है कि राग में जिस स्वर की महत्ता व प्रयोग जो वादी स्वर है उसकी तुलना में थोड़ी कम होती है और राग में लगने वाले अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है, और जो अन्य स्वर होते हैं उसमें तुलना में ये इसका अधिक महत्व होता है, तो इसे संवादी स्वर कहते हैं। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा गया है, क्योंकि यह वादी स्वर का सहायक होता है, उसकी सहायता करता है। अनुवादी जो होता है ये वादी और संवादी के अतिरिक्त राग में लगने वाले स्वरों की को ही अनुवादी कहते हैं। यानी कि जो वादी और संवादी को छोड़ दें तो और जो भी स्वर बजते हैं राग में वो सारे के सारे अनुवादी कहलाते हैं। जैसे जो राग भूपाली है इसमें जो ग और जो ध है इस दोनों को छोड़ दें तो जितने भी शेष स्वर बचे हैं, जो सा रे प और सा बचा है, ये शेष अनुवादी कहलाएंगे। तो राग परिचय जो चैप्टर है ये इतना ही था।
और कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी।